ये जो हमारा काम है धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये सब योगाहार की कृपा है कि योगाहार के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वे आए और अपनी कक्षा आगे संचालित करें। जी ओम। सदन को नमन। मेरी आवाज आ रही है दादू? जी जी, आपकी आवाज आ रही सर। ठीक है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या प्राकृतिक जो चीजें होती है, खाद होते हैं, उनके बारे में समझने का प्रयास किया है। लेकिन उसी कड़ी को हम लोग आज रिपीट करना चाहते हैं, क्योंकि यह जो विषय है, यह विषय जितनी भी बार रिपीट करें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी विषय में हम लोग आज फिर से एक बार चर्चा लेंगे। और जैसा हम लोग कहते हैं कि खेती में मिट्टी का कितना महत्व है, और मिट्टी का महत्व होने का कारण मिट्टी में उपलब्ध जो अलग अलग जो महाभूत है, पंच महाभूत, तो मुख्यतः मिट्टी में जो पंच महाभूत पाए जाते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है मिट्टी में जो मिनरल मैटर होता है। यानी जैसा हम लोग मिट्टी की जांच करवाते हैं, और मिट्टी की जांच करवाने के बाद में ये पता चलता है कि मिट्टी में अलग अलग कौन से मिनरल या न्यूट्रिएंट उपलब्ध है। अब नॉर्मली जब मिट्टी की जांच की जाती है तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसकी मात्रा मुख्यतः चेक की जाती है। और उसके बाद में जैसा माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, क्योंकि ये मेजर न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसमें जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है, इन सभी को मिलाकर एक मिनरल मैटर करके जो मिट्टी में पाया जाता है, उन सभी तत्वों का उपयोग फसल की, जैसा हम लोग कहते हैं, वृद्धि होना या फसल में डिसीज या पेस्ट का रेजिस्टेंस होना, यह डिपेंडेंट होता है। और यह मिनरल मैटर भी, इसमें जो बढ़ोतरी होती है, इसके पीछे भी जो प्राकृतिक खाद हम लोग डालते हैं खेतों में, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि मिनरल मैटर कितने प्रमाण में मिट्टी में उपलब्ध होवे। अब दूसरा जो पंच महाभूत कहा गया है मिट्टी में, वह है ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये है कि मुख्यतः जैसा एक चीज नॉर्मली कही जाती है कि मान लो हम लोगों ने ज्वार का अगर क्रॉप लिया है, ज्वार का, तो ज्वार का जो दाना होता है, यानी ज्वारी जो होती है, उसके दाने से जो आटा बनता है वह मनुष्य प्राणी खाते हैं। लेकिन ज्वार का जो, जैसा हमारे यहाँ धांडा कहते हैं, या उसका जो कड़बा है या काड़ी कचरा है, वह गोमाता या अन्य पशुओं का खाद्य करके काम करता है। लेकिन जो ज्वार की जो जड़ें होती है, रूट सिस्टम होती है, वे सब अन्य जो मिट्टी में के जो सूक्ष्म जीव है या मिट्टी में के जो अलग अलग जो मित्र कीड़े, उनका खाना होता है। तो यह जो फसल
काटने के बाद में जो भी चीजें बचती है, काड़ी कचरा होता है, ह्यूमस होता है, ये सब ऑर्गेनिक मैटर में गिने जाते हैं। लेकिन इसी मिट्टी में कुछ मृत ऑर्गेनिज्म, अब ऑर्गेनिज्म का जो मतलब यहाँ है, इसमें दो तरह के चीजें पाई जाती है। पहला तो एक सूक्ष्म जीव है, और मान लो कि जैसे मित्र कीड़ की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे मिट्टी में ही उपलब्ध होती है, तो सूक्ष्म जीव और मित्र कीड़ ये दोनों भी जो मृत होते हैं, उनकी गणना ऑर्गेनिक मैटर में की जाती है। तीसरा जो पंच महाभूत है वह है मिट्टी में उपलब्ध पानी। जैसा हम लोग कहते हैं कि कोई भी फसल अगर लेना है तो मिट्टी में, जैसा हमारे यहाँ मराठी में वाफसा कहते हैं, कि मिट्टी में पानी की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि वह पानी कोई भी फसल की जो जड़ें होती है वे उसे उठा पाए। मान लो हमें कि हमने पानी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में दिया या पानी अगर कम मात्रा में दिया तो जड़ों को उठाना दिक्कत हो जाती है। और इसीलिए पानी का जो महत्व है, जो मिट्टी में उपलब्ध पानी है उसका जो महत्व है, इसी पर, यानी ऐसा कहते हैं कि 30% से लेकर 50% तक फसल की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी मिट्टी में जो उपलब्ध पानी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात और भी है कि पानी का क्वालिटी क्या है। मान लो अगर पानी हाई सॉल्ट लेवल का होगा तो वह पानी भी फसल की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी पर असर करता है। उसके बाद मिट्टी में जो चौथा महाभूत हम लोग कहते हैं पंच महाभूत में का, वह है मिट्टी में का वातावरण। और नॉर्मली अब इस वातावरण की बात अगर की जाए तो ऑक्सीजन का जो लेवल है, यानी मिट्टी कितनी सख्त है, कितनी मुलायम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मिट्टी में ऑक्सीजन की लेवल या ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अब हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का महत्व हर किसी सजीव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन अगर कम हो जावे तो बाकी सारी चीजें बहुत बड़े पैमाने पे दिक्कत में आ जाती है। और इसीलिए इस पंच महाभूत में भी जो मिट्टी में ऑक्सीजन का लेवल है उसका बड़ा महत्व माना गया है। जैसा हम लोग देखते हैं कई बार कि मिट्टियों में छेद हो जाते हैं, या मिट्टी में, जैसा हम लोग कहते हैं, जितनी सख्त रहेगी उतना ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा। और आज यह चित्र सामने आया है कि जितना हमने फास्फोरस या पोटैश पिछले 65 सालों में मिट्टी में दिया है, उसकी वजह से मिट्टी सख्त हो गई और ऑक्सीजन की लेवल बहुत बड़े पैमाने पे कम होती हुई दिख रही है। और पांचवा जो पंच महाभूत है, यह पंच महाभूत सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से हम लोग पिछले, मान लो ऐसा कि 1980 या 1990 के दशक में ये पता चल गया था कि मिट्टी में उपलब्ध जो जीवित ऑर्गेनिजम्स है, अब यहाँ जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऑर्गेनिज्म का मतलब सूक्ष्म जीव एवं मित्र कीड़, तो जितने भी जीवित सूक्ष्म जीव
या मित्र कीट है, उनकी जो संख्या है 1980 के दशक में ही बड़े पैमाने पे कम हो चुकी थी, और आज ऐसा कहा जाता है कि इनकी संख्या 75 से 80% कम हो चुकी है। और जैसा कुछ चीजें जो हमारे आंखों को नहीं दिखती, जैसा लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक विषय पे चर्चा की थी कि आज जैसा हम लोग देखें कि मिट्टी में कुछ सूक्ष्मजीव कम हुए हैं जो आंखों से दिखते नहीं है, पर एक चीज जो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ली थी कि हमारे घरों में चिड़िया आती थी, हमारे घरों में अलग अलग तरह के पंछी आते थे, गांव में पंछी आते थे। तो आज की परिस्थितियां ऐसी है कि यह पंछी कितने कम हो चुके हैं, यह आप सभी को पता है। उसके बाद जैसे गौ माता की जो संख्या आज के 50 साल पहले थी, उन संख्याओं में कितना बदलाव आया है वह बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी जो चीज हमने देखी है कि जैसे जो पालतू प्राणी थे जिन्हें हम घरों में पालते थे, तो वही हमें हमारे गांव में दिखाई देते थे, लेकिन जंगल में रहने वाले जो पशु या प्राणी हैं वे आजकल गांवों में दिखाई देते हैं। तो यह जो सारी जो चीजें हैं, हम लोगों ने हमारे कुछ कार्यों की वजह से यह सिस्टम को गड़बड़ित किया है। तो मेरा ये मानना है कि मिट्टी में उपलब्ध जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म आज के 50 साल पहले थे, उन्हें अगर फिर से एक्टिवेट करना है और जितने भी अभी जीवित है उन्हें अगर संतुलित रखना है, तो हमें मिट्टी का भोजन, मिट्टी का डाइट, उस विषय पर ध्यान देकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अब इसमें इस विषय में ध्यान देने की जरूरत क्यों है, या इन सब चीजों का क्या महत्व है, उस बारे में भी एक्चुअली हमने पिछली बार चर्चा नहीं की, पर आज हम लोग उस विषय में भी चर्चा लेंगे कि जैसा मिट्टी है, तो मिट्टी में एक पावर हाउस की भूमिका कौन निभाता है? तो जो चिकनी मिट्टी होती है वह पावर हाउस का रोल अदा करती है। और यह चिकनी मिट्टी पावर हाउस का रोल कैसे अदा करती है? तो जो अन्न द्रव्य, जो न्यूट्रिएंट हम लोग देते हैं, या जो पानी हम लोग खेती में देते हैं, उस पानी को एवं अन्न द्रव्य को पकड़ के रखने की ताकत इस चिकनी मिट्टी में होती है। और इसी वजह से इस चिकनी जो मिट्टी होती है, इसे पावर हाउस मिट्टी का कहा जाता है। अब यहां मान लो हमने नाइट्रोजन दिया, फास्फोरस दिया, पोटेशियम दिया, तो उसे पकड़ के रखने के लिए ऑर्गेनिक मैटर लगता है। और जैसा मिट्टी में उपलब्ध जो प्राकृतिक घटक होते हैं, जितने भी अलग अलग तरह के प्राकृतिक घटक होते हैं, उनके अपने अपने उपयोग होते हैं। अब यहां देखिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो उपयोग है वह भौतिक उपयोग, यानी फिजिकल एप्लीकेशन। जैसा हम लोग कहते हैं फिजिकल एप्लीकेशन होते हैं, केमिकल एप्लीकेशन होते हैं और बायोलॉजिकल होते हैं। तो यहाँ हम लोग जो अभी देख रहे हैं, तो भौतिक उपयोग इन प्राकृतिक घटकों का
क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राकृतिक जो खाद होता है वह मिट्टी का सख्तपन कम करता है। जैसा हमने देखा है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने की वजह से धीरे धीरे मिट्टी में सख्तपना आया है, और उसकी मुख्य वजह जो फास्फोरस हम लोगों ने आज तक यूज किया, उस फास्फोरस का 80% मात्रा हर साल मिट्टी में रहता है, और उसी वजह से मिट्टी सख्त हो गई। और हम लोगों ने देखा कि जहां प्लाविंग या जुताई, जैसा हमारे यहाँ नांगरनी कहते हैं, वह 2 बैलों से अच्छी तरह से होती थी, आज 50 HP, 55 HP, 60 HP, या पूना में एक नारायणगांव करके प्लेस है, वहां के किसान भाइयों से मैंने सुना कि उन्हें 75 HP का ट्रैक्टर लगता है आज प्लाविंग के लिए या जुताई के लिए या नांगरनी के लिए। इन सब चीजों से हम लोग समझ सकते हैं कि मिट्टी सच में कितनी सख्त होते जा रही है इन केमिकल खाद की वजह से। और उसी वजह से अगर वह मिट्टी का सख्तपन कम करना है तो प्राकृतिक खादों का उपयोग करना जरूरी होता है। अभी यहाँ पे एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि मान लो जब मिट्टी में गोबर खाद डाला जाता है या मुर्गी खाद डाला जाता है, तो मिट्टी के 2 कणों के बीच में, जैसा मिट्टी का अपना एक कण होता है, उस मिट्टी के कणों में, कंकर में, यह जो प्राकृतिक खाद है वह जाके उसमें घुस जाता है। इसका मतलब क्या कि जब यह गोबर खाद मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी को डिवाइड करेगा, और उसमें जगह, स्पेस, जैसा हम लोग कहते हैं एयर स्पेस, हवा अंदर जाने के लिए इसका उपयोग होता है। अब आप देखिए, जैसा हम लोग मान लो गाजर या मूली की खेती करेंगे, तो गाजर और मूली की वजह से एयर स्पेसेस डेवलप होती है, और उसी तरह यह जो गोबर खाद है या कोई भी प्राकृतिक खाद है, यह मिट्टी के अंदर जाके एयर स्पेसेस बनाता है। और जैसा मैंने आपको अभी कहा कि जब हम गाजर, मूली, इन चीजों की फसलें लेते हैं तो वे मिट्टी में एयर स्पेसेस, एयर गैप्स डेवलप करते हैं। और उसी तरह, यानी अगर आपने देखा होगा कि आज की और भी विपरीत परिस्थितियां हम लोगों को देखने को मिलती है। मैं स्पेसिफिकली हमारे यहाँ महाराष्ट्र की बात करता हूँ, अन्य स्टेट की मुझे मुझे पता नहीं, पर हर खेत में, जैसा हम लोग बांध कहते हैं, उस बांध के पास बड़ा पेड़, जैसा आप में से बहुत से गणमान्य हमारे यहाँ एरंडा में आए थे, तो ट्रेनिंग सेंटर के एग्जैक्ट सामने या बगल में बड़े बड़े पेड़ है। और जिस भी खेत में बड़ा पेड़ होता है, जैसा नीम के झाड़ या बेर के झाड़ या और भी अन्य, जैसा पलस का जो पेड़ होता है, तो इनकी जो जड़ें होती है ये जड़ें उस मिट्टी में जो एयर गैप्स करने का काम करती है, और उसी वजह से पानी की सिंचाई में यह मदद करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो पेड़ हम लोग लगाते थे, उन पेड़ों की वजह से मिट्टी में एयर गैप्स डेवलप होती थी, और वही एयर गैप्स पानी को पकड़ के रखने की क्षमता बढ़ाती है,
और जैसा मैंने अभी कहा कि हमारे जो खेती में जहां पे हम लोग फसल लगाते हैं, वहां पर गाजर और मूली जैसी जो क्रॉप होती है या आलू जैसा जो क्रॉप होता है, यह सब जो क्रॉप है या प्याज वाली जो खेती है, वे एयर गैप्स डेवलप करने में बड़े पैमाने पे मदद करती है। और इवन आपने देखा होगा कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी अलग अलग फसलें एक ही प्लॉट में लेने का जो महत्व दिखाया गया है, कि हमारे प्लॉट में अगर हम लोग कुछ फलों की भी खेती करें तो उन फलों की खेती की वजह से एयर गैप्स मिट्टी में होने में मदद मिलती है। लेकिन आज हमने ऐसे बहुत सी जगह हमने देखा है कि बंदर की वजह से हम लोगों ने पेड़ काट डाले, यानी बंदर आता था, बंदर बैठता था और अपनी अपनी दिक्कतें अपने अपने जगह पे है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन सभी चीजों की वजह से मिट्टी में का जो एयर गैप्स होती है उस पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे एक सेकंड जो पॉइंट है कि पानी पकड़ने की क्षमता या पानी पकड़ के रखने की क्षमता यह बढ़ जाती है। और जहां पे पानी को पकड़े रखने की क्षमता होती है, वहां पर टेम्परेचर का कंट्रोल या तापमान नियंत्रण में रखना यह संभव हो जाता है। यानी हम लोग देखते हैं कि समर में बहुत बड़े पैमाने पे हीटिंग होता है सनलाइट इंटेंसिटी की वजह से या सनलाइट इंटरैक्शंस की वजह से। तो वह टेम्परेचर भी, मान लो तुम्हारी जमीन में यानी जैसे अपनी मिट्टी में अगर प्राकृतिक खाद है, तो प्राकृतिक खाद जो रात्रि 1 बजे से लेकर तो 5 या 6 बजे तक जो ठंड हवा होती है, वह ठंड हवा, उसमें जो पानी उपलब्ध होता है, वह पानी यह प्राकृतिक खाद के जो कण है वे सोख लेते हैं। और उस दिन सुबह से लेकर शाम तक जो धूप गिरती है, उस धूप का जो या जो सनलाइट का जो टेम्परेचर है उसे सोखने की ताकत रखती है, और उस वजह से टेम्परेचर हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये सारे अलग अलग अपने अपने उपयोग है। और जैसा मैंने कहा है कि इन सभी विषयों पे हम लोग रेगुलरली अच्छी तरह से इस विषय पे चर्चा करते रहेंगे। और जैसा यहाँ मैंने भौतिक उपयोग कहा है कि जमीन जमीन का सख्तपना कम करना है, पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ाना है और टेम्परेचर को नियंत्रित करना है, उसी तरह मिट्टी में अगर प्राकृतिक खाद उपलब्ध है तो उसके जो रासायनिक उपयोग है, केमिकल जो एप्लीकेशंस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल एप्लीकेशन है वह है मिट्टी में उपलब्ध जो अन्न द्रव्य है। मान लो हम नाइट्रोजन दिए, फॉस्फोरस दिए, पोटेशियम दिए, मैग्नीशियम दिए, जिंक दिए, तो इन सभी प्राकृतिक खादों को, इस न्यूट्रिएंट को पकड़ के रखने की ताकत इन प्राकृतिक खाद में बहुत बड़े पैमाने पे होती है। और जब, जैसा मैंने कहा कि मिट्टी में गोबर खाद दिया है या बकरी खाद दिया है, तो वह जो गोबर खाद है, वह गोबर खाद इस नाइट्रोजन को पकड़ के रखता है, फास्फोरस को पकड़ के रखता है। और जब भी किसी जड़ को उस नाइट्रोजन की या फास्फोरस की जरूरत होती है या पोटेशियम की जरूरत होती है, उस समय वो उठाया जाता है। और अब एक चीज यहाँ पे, जो न्यूट्रिएंट है उनका अपटेक अगर संतुलित होवे तो मिट्टी का पीएच संतुलित होता है। जैसा हमने देखा है
कि फास्फोरस या अलग अलग खाद की वजह से मिट्टी का पीएच गड़बड़ता है। यानी मिट्टी के पीएच के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो बहुत बड़ा गहन विषय है आज की डेट में। नॉर्मली जैसा हमने देखा है कि जो प्रकृति के माध्यम से हमें बारिश होती है, उस बारिश का जो पानी होता है, उस पानी का पीएच 5.6 या 5.8 होता है। और अगर प्रकृति के माध्यम से 5.6 या 5.8 पीएच का पानी अगर उपलब्ध होता था, तो हमारा जो ट्यूबवेल का पानी है, हमारे कुएं का जो पानी है, हमारे नदियों का जो पानी है, उन पानियों का पीएच आज बढ़ चुका है। और इसका असर हमें क्या दिखता है? तो मान लो जहां अब नॉर्थ ईस्ट है, अपने इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जैसा आसाम जैसा जो राज्य है, इस राज्य में आज भी बड़े पैमाने पे बारिश होती है, या जहां जहां पर बड़े पैमाने पे बारिश होती है वहां पर यह पीएच 5.6 वाला जो पानी है, वह पानी बड़ी मात्रा में मिट्टी में जाता है। और आप देखिए कि असम के पास में टी गार्डन है, जहां पे चाय की पत्ती उसकी खेती की जाती है, चाय के बागान है, तो उस बागान का जो मिट्टी का पीएच होता है, वह पीएच 4.5 से 5 या 5.5 के बीच में होता है। अब उसका बेसिक रीजन भी यह है कि मिट्टी का अपना एक न्यूट्रिएंट लेवल था, लेकिन कंटिन्यूअस बारिश की वजह से और उसमें भी पीएच 5.6 का पानी कंटिन्यूअसली बारिश होने की वजह से यह पीएच अपने अपने मिट्टी का होता है। लेकिन हम लोगों ने 1960 से जो फर्टिलाइजर्स डाले हैं, उन फर्टिलाइजर की वजह से आज मिट्टी का पीएच स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में कुछ कुछ एरियाज में जो नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए, वह पीएच 7.5 प्लस, या कुछ मिट्टियां इतनी बुरी हालत है कि पीएच 8 है, और कुछ इतनी बहुत ज्यादा बुरी हालत है कि जिनका पीएच 8.5 से 8.75 के बीच में चला गया है। और ऐसा कहा जाता है कि यह पीएच, अब सिंपल सा मैं कहता हूं इस पीएच का एक रिलेशन आपको, कि हम लोग अगर तुअर की दाल खावे तो हमें एसिडिटी होती है। इसका मतलब यही है कि पीएच का इम्बैलेंस होता है। और जिस तरह से तुअर की दाल ज्यादा पैमाने पे अगर खाने में आ जावे और कुछ पर्टिकुलर उम्र के बाद अगर हम लोग यह ज्यादा खावे तो हमें जैसा एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, या हम लोग देखते हैं कि भूखे पेट अगर चाय भी पिया जावे तो किसी किसी व्यक्ति को यह पीएच इम्बैलेंस की वजह से एसिडिटी या अन्य प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो उसी तरह मिट्टी का अपना एक पीएच होता है, और वह पीएच मुख्यतः जो पानी उपलब्ध होता है उसकी वजह से होता है। और हमने देखा है कि आज इंडिया में जैसा जहां पे बारिश बहुत बड़े पैमाने पे होती है वो एरिया छोड़ दो, जहां पे बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है, वहां पर पानी में सॉल्ट का लेवल बड़े पैमाने पे बढ़ा हुआ दिख रहा है। यानी जैसा टीडीएस, टोटल डिजॉल्व्ड सोल्यूट, इसकी मात्रा अगर देखें तो आज हम लोग जो बिस्लरी का पानी पीते हैं या फिल्टर वाटर जो पीते हैं, आरओ वाटर जो पीते हैं, उसका सॉल्ट लेवल
100 से कम रखा जाता है। लेकिन आज महाराष्ट्र में कहीं का भी पानी, ट्यूबवेल का या कुएं का पानी हम लोग चेक करेंगे तो 700-800 के नीचे सॉल्ट लेवल नहीं मिलता। लेकिन जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे गन्ने की जैसी खेती होती है, उन एरियाज में या स्पेसिफिकली जहाँ बड़े पैमाने पे केमिकल खाद यूज किया जाता है, उन एरियाज का पानी का जो टीडीएस है वह टीडीएस 2000 से प्लस गया है, 2000 पीपीएम। और यही सबसे बड़ा कारण है पीएच गड़बड़ाने का। तो यह पीएच अगर संतुलित करना है, यानी मिट्टी का पीएच अगर संतुलित करना है, तो हमें प्राकृतिक खादों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। आज हम लोग एक्चुअली यही रुकेंगे। अन्य जैसा जैविक उपयोग है या कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है, इस बारे में हमने पिछले बार चर्चा की थी। या ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बन, नाइट्रोजन और उसके साथ में फास्फोरस और सल्फर का भी कैसा रोल होता है, किस तरह से काली मिट्टी, लाल मिट्टी, सैंडी सॉइल, ये अलग अलग जो मिट्टियां होती है वे अन्न द्रव्य कैसे पकड़ के रखती है, और पशुओं के माध्यम से हम लोग कैसे प्राकृतिक खाद मिला सकते हैं, उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन की या सीएन रेशो की मात्रा कैसे होती है। उसके बाद अगर हम लोग गौ माता को अच्छी तरह का भोजन खिलाए, उसका क्या महत्व है। गौ माता के गोबर में नाइट्रोजन, फास्फोरस के अलावा और क्या मिलता है, अमीनो एसिड्स की मात्रा कैसे होती है, फैटी एसिड्स कैसे होते हैं, या अमीनो एसिड्स में भी जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड है, हर किसी प्राणी, पंछी या पशुओं में जो अलग अलग अमीनो एसिड्स की मात्रा होती है, इन सभी विषयों में हम आने वाले समय में सीखते रहेंगे। या जैसे यहाँ महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्रीज है, तो वहाँ जो प्रेस मड होता है, उस प्रेस मड का क्या कंपोजिशन होता है, फिर शुगर फैक्ट्री से जो बगैस निकलता है उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो इन सभी चीजों पर हम लोग आने वाले समय में चर्चा करेंगे। और एक चीज, जैसा लास्ट कुछ सेशंस में हमने मेटाराइजियम के उपयोग देखे थे, तो इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि प्राकृतिक खाद खेती के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जी ओम। जी ओम, बहुत सुंदर। और अब मैं आदरणीय शरद भैया से निवेदन करूंगा कि वो आगे संचालन करें। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी जी। सभी को प्रणाम। और तुलीराम जी का हाथ हैंड रेज है, तो आप आवे तुलीराम सर। जी धन्यवाद, सदन को प्रणाम। डॉक्टर साहब, वो क्षारीय पानी के बारे में अभी बता रहे थे आप। तो कुछ कंपनियां आरओ बनाती है जो क्षारीय पानी को स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताती है। तो कृपया थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताएं कि कुछ तत्व भी ऐसे मिलाए जाते हैं पानी में, और फिर जिन पानी को अपन क्षारीय करके पीते हैं तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताएं प्लीज। एक्चुअली अब जो अल्कलाइन वाटर की बात हो रही है जी, नॉर्मली कैसा होता है कि प्रकृति के माध्यम से अगर वह नेचुरल वाटर अगर हमें मिलता है, तो मेरा ये मानना है कि वह बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसा देखिए, हमने कभी सोचा नहीं था कि पानी की भी, यानी पानी भी बेचा जाएगा, और मिनरल वाटर के नाम पे बिस्लरी वाटर, यानी जैसा बिस्लरी आया, फिर बिस्लरी के बाद में बहुत सी कंपनियां आज आई है, और इन सब कंपनियों का कहना होता है कि ये मिनरल वाटर है। लेकिन जैसा हम लोग कहते हैं कि जो मिनरल्स हमारे
शरीर को उपलब्ध होना चाहिए वह फिल्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से कितने मिलते हैं, यह गहन विषय है। एक्चुअली जैसा मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है कि कौन से मिनरल आफ्टर फिल्ट्रेशन उस पानी में पाए जाते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि फिल्ट्रेशन सिस्टम पर डिपेंड करता है कि जो मिनरल्स हमें पानी के माध्यम से हमारे शरीर में जाना चाहिए तो वह कितने पैमाने पे जाते हैं। क्योंकि यहाँ अगर सॉल्ट लेवल 100 से नीचे लाते हैं तो उस पानी का भी जो दिक्कतें आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारी बोन डेंसिटी, यानी जैसे हमारी जो हड्डियां है उनकी डेंसिटी कम होते हुए जा रही है, और जो ताकत है वह ताकत भी बोन डेंसिटी की वजह से कम होती जा रही है। और पिछले 25 सालों से यह रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर का कंसेप्ट आया, यानी फिल्टर पानी का कंसेप्ट आया, और जो प्रकृति के माध्यम से हमें जो डायरेक्टली जो मिनरल्स मिलते थे पानी के माध्यम से, उसका मात्रा कहीं ना कहीं गड़बड़ाया है। मुझे ये पता नहीं है, यानी इसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा कि हमें उसमें मैग्नीशियम कितना चाहिए, उसमें जिंक कितना चाहिए, उसमें फेरस कितना चाहिए, पर फिल्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से ये सच में कितना हमारे शरीर में जाता है आफ्टर फिल्ट्रेशन। और एक चीज जो हुई कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर, जो फिल्टर वाटर हम लोग पीते हैं, उसका पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक, और उसके भी असर हमारे बोन डेंसिटी पे दिखाई दे रहे। और उस वजह से जैसा पूरे तरह के मिनरल्स हमारे शरीर में ना जाने की वजह से इस अल्कलाइन वाटर का कंसेप्ट आया है, ऐसा मेरा मानना है। पर मैं इन विषयों पे ज़्यादा काम नहीं किया हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं पढ़ने में अगर आवे तो ज़रूर इसका मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा। और उसी वजह से ये अल्कलाइन वाटर, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम प्रकृति के साथ ना खेलें, और हमें जैसा हम कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस करते हैं, जैसा पहले यूरिया आया, सिंगल सुपर फॉस्फेट आया और पोटैश आया, लेकिन आज हम लोग उन्हीं नाइट्रोजन को अलग अलग फॉर्म में हम लोग खेतों में देखते हैं वाटर सोल्यूबल के माध्यम से, और उन्हीं वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे खेतों में हुई है। जी हो डॉक्टर साहब, अच्छे तत्व जब फिल्ट्रेशन के बाद अच्छे तत्व निकलते हैं तो वो खराब तत्व निकलते हैं, तो अच्छे तत्व भी निकल जाते होंगे, फिर पानी में कुछ नहीं बचता होगा। तो वही जैसा नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि जो टीडीएस हम लोग 70 रखते हैं वो कम से कम 150 से 200 के बीच होना चाहिए। पर मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं भी जैसा इतना ही जानता हूँ कि वो 150 के आसपास में होना चाहिए, और वो 70 के नीचे या कभी कभी कोई कोई लोग 40 के नीचे रखते हैं। और जैसा जो प्रकृति से बारिश का पानी हमें मिलता है उसमें 0 टीडीएस होता है, और उस वजह से बारिश का पानी उसे डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है। डिस्टिल्ड वाटर, यस सर। तो 0 टीडीएस का पानी भी, यानी बारिश का पानी भी हम लोग बार बार नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें मिनरल्स ही नहीं होते हैं। लेकिन जब वही बारिश का पानी मिट्टी में जाता है तो मिट्टी के मिनरल्स ने के नीचे जाता है और वही ट्यूबवेल से ऊपर आता है, तो हमें विशिष्ट न्यूट्रिएंट उस पानी में मिलते हैं, और वही पानी अच्छा होता था। लेकिन आज मिट्टी खराब हो चुकी है, तो वह पानी भी फिल्टर करके ही पीना जरूरी हो चुका है। जियो जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा। अब मैं वर्मा जी को बुलाता हूँ। वर्मा जी, आप आम। ओम सदन को सादर प्रणाम। योग में तो नहीं जुड़ पाए थे आज, किंतु एक क्लास पूरी सुन रहे थे और बहुत ही अच्छी जानकारियां मिल रही थी। मैं सर ने जैसे अभी बोला कि बरसात का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, किंतु आप जानते हैं कि इटारसी में एक डॉक्टर पारे हैं, वो बहुत दिनों से सिर्फ बारिश का पानी पी रहे हैं, और उन्होंने अपने घर में एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रखा है और पूरे साल उसी का उपयोग करते हैं वो, और वो बोलते हैं कि हमको इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है।
एक्चुअली यही कंसेप्ट यहाँ पूना में भी मेरे बहुत से अन्य मित्र है जो बारिश का पानी कलेक्ट करके रखते हैं और पीते हैं। लेकिन जैसा बारिश का पानी 0 टीडीएस होता है, यानी विदाउट मिनरल होता है, तो इन सभी, जैसा हम लोग कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ मिनरल्स भी होना जरूरी है, तो उस विषय की वजह से मैंने कहा कि यह जो डिस्टिल्ड वाटर है, जैसा बारिश का पानी है, हर रोज बारिश का पानी कितना पीना। अब देखिए कि इन सभी चीजों के जो असर है, जैसा आज अल्कलाइन वाटर का कंसेप्ट आया, कोई लोग बारिश का पानी कलेक्ट करके वह पानी पीते हैं, लेकिन इन सभी चीजों का असर कब दिखेगा, तो 20-25 सालों के बाद दिखता है। जैसा मैंने कहा कि आरओ वाटर, फिल्टर्ड वाटर, यह कंसेप्ट आया कब से, तो पिछले 25 सालों से, और उसकी वजह से भी आज दिक्कतें हो रही है, आरओ वाटर की वजह से। तो आने वाला समय ही बताएगा कि बारिश का पानी पीना और कंटिन्यूअसली पीना 10 साल 20 साल के लिए, तो वह 10 साल के बाद ही उन चीजों का असर दिखाएगा। जी ओम। सर जो अल्कलाइन वाटर की बात, एक मिनट सर, जो अल्कलाइन वाटर की बात है, तो वो तो सिर्फ अपने को दिन भर नहीं पीना है, वो सिर्फ जो है आधा लीटर पानी सुबह पीना है या दिन भर में आधा लीटर पीना है बस, वो आपके पेट की एसिडिटी वगैरह ठीक करता है, ऐसा मैंने पढ़ा था। लेकिन अल्कलाइन वाटर में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वह हमारे शरीर को अच्छा होता है? एसिडिटी के लिए होता है सर परफेक्टली, वो सिर्फ उसमें अल्कलिनिटी ज्यादा होती है, तो नहीं, मैं एसिडिटी तत्व कम की हो बात जाती कर रहा हूँ। अल्कलाइन वाटर में ऐसे कौन से तत्व होते हैं कि जैसा हम लोग कहते हैं कि ये मिनरल्स के वजह से ही पीएच कंपोजिशन ये होता है और उसी वजह से वो अल्कलाइन नेचर होता है। तो अल्कलाइन वाटर की व्याख्या क्या है, यानी उसमें क्या तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से वह आधा लीटर हर रोज पीना अच्छी बात होती है? तो इन सब चीजों को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जैसा आरओ वाटर भी आज के 25 साल पहले जब आया तो हम लोगों ने पीना शुरू किया, लेकिन आज उसके भी असर 25 साल के बाद में हम लोग देख रहे हैं। हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां है, जो अभी की पीढ़ियां है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वह स्ट्रेंथ हम जो कम होती जा रही है, उसके पीछे ये पानी भी एक रीजन है, खाने के अलावा। जियो सर अल्कलाइन वाटर में मैंने देखा कि श्री श्री के यहाँ हम लोग जाते हैं बेंगलोर में या जहाँ भी, वो अल्कलाइन वाटर में ककड़ी और पुदीना और ऐसा शाम को डाल के रखते हैं और वही पानी फिर दिन में देते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कुछ मिनरल्स विटामिन तो बढ़ जाते होंगे, क्योंकि हम जब ककड़ी को निकालते हैं अल्कलाइन वाटर से तो उसका स्वाद बिल्कुल बेकार हो जाता है, मतलब वो खाई नहीं जा सकती। इनमें अल्कलाइन तत्व होते हैं ककड़ी और पुदीना में, प्लीज। क्योंकि जैसा जो भी जैसा ककड़ी है तो उसका जो जूस होता है, तो उस वजह से यह सब चीजें होती है। पर मेरा ये मानना है कि जैसा अभी जो ककड़ी डाल के पानी पीने का या बाकी चीजें डाल के भी पानी पीने का जो एक कंसेप्ट आया है, वहां तक ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अगर कहे कि ये पानी ही अल्कलाइन वाटर है, तो थोड़ा सा सोच के आगे बढ़ना जरूरी है। जी सर, बहुत अच्छे। जैसा हम लोग देखते हैं आजकल तुलसी के पत्तियां भी डाल के बोतल में डाल के हम लोग पानी पीते हैं, तो तुलसी बहुत अच्छा है। पर अगर कोई और चीज जब भी हम लोग लेंगे, जैसा हमें पता है कि तुलसी सालों साल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जैसा चरणामृत जो मंदिर में दिया जाता है, वो चरणामृत का कंसेप्ट क्या है? तो यही कंसेप्ट है, सिर्फ वही चरणामृत को हम लोगों ने बदला है। यानी आज आप तिरुपति के जो भी मंदिर होते हैं या अन्य जो भी मंदिर है हमारे, उन सब मंदिर में जो चरणामृत दिया जाता है, उसमें जो वनस्पतियों का जो अर्क होता है, वह अर्क दिन भर के लिए काम होता है, वैक्सीनेशन जैसा काम करता है। लेकिन इन सब चीजों में अगर हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, वो मॉडिफिकेशन करते समय थोड़ा सोच के करना चाहिए। और वह चीज जो मॉडिफाइड है, जैसा मैंने कहा है कि तुलसी का पानी आप जरूर पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुलसी
का जो गुणधर्म है, जो पत्तियों में आता है, वो पत्तियों का जो जूस होता है, वह जूस हमारे लिए दिन भर के लिए एक वैक्सीनेशन जैसा काम करता है। लेकिन मॉडिफाइड कोई चीज आएगी, यानी सिंपल सा हम लोग जैसा पिज्जा खाने लग गए आजकल। हम लोग ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी और पिज्जा, आप इन सब चीजों को समझ पाओगे कि ज्वार की रोटी का महत्व आज भी वो ज्वार की रोटी इम्पोर्टेंट है। और यानी जो भी मॉडिफाइड चीजें हैं, फिर वो पिज्जा हो, बर्गर हो, ये सारी मॉडिफाइड चीजें अडॉप्ट करने से पहले उस पे सोच विचार होना चाहिए और उसके बाद ही उसे कंटिन्यूटी में लेना चाहिए। यानी कोई भी प्राकृतिक माध्यम से अगर अल्कलाइन वाटर बनता है तो जरूर पीजिए। पर जैसा अभी एक एडवर्टाइजमेंट आता है 300% ऑक्सीजन, अब मुझे 100% के बाद में ही समझ में नहीं आता है परसेंट का मतलब। तो 300% बॉटल पे लिखा होता है 300% ऑक्सीजन, कहाँ से कैलकुलेशन होता है, यही मुझे तो समझ नहीं आया आज तक। तो इस मार्केटिंग के जो वर्ड्स होते हैं उसके पीछे जाने से पहले उसका साइंस या उसका तत्व समझना जरूरी है, और उसके बाद ही हम लोग उन चीजों को अपनाएं, नहीं तो आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती है। जी ओम। जी सर, बहुत अच्छा। और मैं अब राकेश गौर जी को बुलाता हूँ कि वो हमें। जी सदन में नमन सभी को। सर जी, मैं ये पूछा था कि पानी के ऊपर बात हो रही थी, देख अभी मार्केट में कैंगन वाटर के नाम से बहुत बात चल रही है। कैंगन वाटर में ऐसी कोई विशेषता होती है सर की जो मिनरल्स वगैरह भी उसमें उपलब्ध होते हैं क्या? नहीं, मुझे वो शब्द नहीं समझ में। टैंगन वाटर क्या? कैंगन वाटर एक आती है सर, वो लगभग 3 लाख के आसपास की एक मशीन आ रही है, और उस पे लिए कोई कंपनी वाले मतलब उसमें बहुत ज्यादा घूमते हैं, एडवर्टाइज उसका करते हैं और पानी पिला करके सब उसके फायदे बताते हैं, प्रयोग भी करके दिखाते हैं, या जैसे पानी के ऊपर या घर पे प्रयोग करके दिखाते हैं। तो वो उसमें सर क्या मिनरल्स वगैरह भी ज्यादा आते हैं सर? क्या ऐसा कुछ है क्या उसमें सर? देखिए, मेरा एक सीधा सीधा मानना है कि पहले तो इन सब चीजों का 2 साल 3 साल कहीं पे एक्सपेरिमेंट किया है क्या, किसी ने उपयोग किया है, वैसे 100 लोगों का लिस्ट लीजिए, उनको अगर उसका अच्छा उपयोग मिला है। सिंपल सा मेरा कहना है कि मटका जो होता है हमारे घर में, मिट्टी का मटका, काले मिट्टी का या कोई भी मिट्टी का मटका, उसमें पानी स्टोर करके अगर हम लोग पीवे तो उस पानी से बेहतर पानी कोई भी होता नहीं है। यानी आप चेक कर लीजिए, साइंटिफिकली चेक कर लीजिए, आप फ्रिज में पानी रखिए, आप मिट्टी का जो मटका होता है उसमें पानी रखिए, और आपका जो भी पतीला है, जैसा आजकल तांबे के पतीले में भी पानी रख के वो पीने का एक विषय शुरू हुआ है। जरूर वो भी चीजें अच्छी है, लेकिन जो मिट्टी के घड़े में, मिट्टी के जो मटका होता है उसमें अगर पानी स्टोर करके पिया जावे तो मिट्टी के जो सारे तत्व है वे सारे तत्व इस पानी में उतरते हैं। और जो हमने फ्रिज का कंसेप्ट लाए, हम लोग फ्रिज का पानी शुरू किए, वो फ्रिज में जो पानी या तो प्लास्टिक के बोतल में होता है, उसकी जगह हमने स्टील का भी बोतल लाए, लेकिन मिट्टी की बराबरी ना तो स्टील करेगा, ना तो प्लास्टिक करेगा, ना तो फ्रिज करेगा, ना तो अन्य कोई चीज करेगा। तो मेरा ये सिंपल सा मानना है कि इन सब चीजों को, अगर मिट्टी के घड़े का पानी अगर अच्छा है तो हम लोग क्यों बदले, और नहीं बदलना चाहिए। इस विषय पे यानी मेरा तो भी यही मानना है कि हमने प्रकृति के साथ ज्यादा खिलवाड़ अगर करे तो फिर मार्केटिंग के जो वर्ड्स है उस वर्ड्स में हम लोग फंसते जाते हैं, और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों के लिए हम लोग दिक्कत करते हैं। जियो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वो जो लिफलेट है, वो लिफलेट हमें यानी मुझे पर्सनली शेयर कीजिए अगर उसका कुछ है,
जो जिस तरह का भी पानी आप कह रहे हो, तो थोड़ा हम लोग उन विषय पे समझ के लेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर ऐसी कोई नई चीज कोई बंदा लेके आता है तो योगाहार में लेके आइए, चर्चा करेंगे, हम भी समझ सर लेंगे। योगाहार में सर 2 बार आ चुके हैं इनके विशेषज्ञ जो पानी 2-2.5 लाख रुपए की जो मशीन वाले हैं, 2 बार अपने योगाहार में आए। एक पूना के आए थे और एक भोपाल की लड़की आई थी, योगिता नाम था शायद उनका। तो वो बताते हैं सर कि यहाँ जहाँ हरिद्वार से गंगा जी निकली है उसके जो जल में वहाँ मतलब गुणवत्ता है वो इसमें आती है, बताते हैं सर। लेकिन क्या मैकेनिज्म क्या है, तो गुणवत्ता कैसे आती है? सर उसमें क्या है, 2 मैकेनिज्म बताए थे उन्होंने। पहले तो वो गंगा जी के जो पत्थर हैं वहाँ पे, वो पत्थर का उन्होंने कुछ चूरा बना के उसमें डाला है। और दूसरी बात वो पानी को जो है इलेक्ट्राइट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जो डिफरेंस है उससे कुछ उसको डिवाइड करते हैं वो। नहीं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो बात होती है, जैसा हम लोग इलेक्ट्रॉल पाउडर का पानी पीते थे, तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जैसा छाछ है हमारी, तो छाछ में सारे इलेक्ट्रोलाइट मिल जाते हैं। अगर अच्छी तरह की छाछ बन जावे तो सारे मिनरल्स वो छाछ में मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग उन विषयों पे और भी चर्चा करते रहेंगे। पर मेरा यही मानना है कि नई कोई चीज आती है 2 साल तक लोगों को करने देवे, उनके रिजल्ट्स देखें और उसके बाद ही उसे हाथ लगावे। जी सर वो ऐसा बोल रहे थे कि वो जो इलेक्ट्रोड है उसके अंदर से पानी जाता है और फिर वो मतलब इलेक्ट्रॉल वाला पानी नहीं, इलेक्ट्रोड के द्वारा बिजली के द्वारा वो कुछ उसमें क्रिया कराते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। अब 3 लाख रुपए का मशीन है, कितना यानी उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखा है? पर लीटर वाटर क्या क्या कॉस्टिंग में आता है? हाँ सर बताया था, 2 रुपए या 3 रुपए लीटर तो उसका कॉस्टिंग आता है। ओके। और आरओ वाटर कितना रुपए में आता है? वाटर मेरे ख्याल से 50 पैसे या 1 आध रुपए में आता होगा, कम में। मुझे उसके बारे में आइडिया है नहीं ज्यादा। शरद भैया, फिल्टर वाटर जी। जो करते हैं हम, आरओ वाटर, जी उसका सर। पर लीटर कॉस्टिंग कितना आता है अगर हम लोग घर पे फिल्टर करें तो? सर किसी ने 20 पैसे बताए थे सर, 20 पैसे में हो जाता। तो 20 पैसे की चीज 2 रुपए तक चली गई है अब। हाँ ये है। सही बात है, गलत है? 4,000 का आता है, भी समझना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर राउत सर, ये 4,000 का आता है, 10,000 लीटर की बात करते हैं, 10,000 लीटर एक बार में जब हम फिल्टर करते हैं, तो ये कमर्शियलाइजेशन है चीजों का। सर आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी। सर आवाज 20 पैसे ही है जी। जी राहुल साहब बोले ना जी। नहीं, वो लेफ्ट हुए आई थिंक। ये जो अल्कलाइन वाटर का का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, अल्कलाइन वाटर का एक नया कॉन्सेप्ट आया, वो मशीन से वो सर जो बोल रहे थे वो बता रहा हूँ मैं, वो 4 या 5 हजार में भी दे रहे हैं वो। और बहुत छोटी मतलब छोटी वो फिल्टर है एक प्रकार का। किंतु मैंने देखा कि उसका पीएच तो निश्चित रूप में कम हो जाता पानी का, मतलब हेलो, आपके आवाज आ रही है जी? डॉक्टर साहब, ये जो इसकी इंजन वाटर का ही आयनाइजर है उसमें बेसिकली, जैसा कि हम सब जानते हैं, मार्केटिंग के वो हैं और नई नई चीजें मतलब कंपनियां उस तरह से वो कर रही है, और कहीं मतलब ये यथार्थ उसमें जो गंगा जल और इसकी बात कर रहे हैं, ये सब उससे दूर दूर का लेना नहीं, सिर्फ ये मार्केटिंग है, ऐसा मेरा मानना है। और जो इसका भी है, जो हम इसका पानी पीते हैं आरओ वाटर का, तो 4,000 करीब का आरओ का आता है, जिसमें 10,000 लीटर का वो बोलते हैं कि 10,000 लीटर तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। और यूवी उससे ज्यादा बेहतर है, अगर आप यूवी
पर लगते हैं तो वाटर भी बचता है, और यूवी आपका जितने भी आपके हार्मफुल क्रियाज और फंगस है उनको वो कर देता है। तो मैं समझता हूँ यूवी ज्यादा बेटर है, सिर्फ सिंगल यूवी रखें और एक नॉर्मल फिल्टर उसके साथ यूज करें, ऐसा मैं समझता हूँ। जी सर यूवी का मतलब बताएं, मैं समझ नहीं पाया हूँ। अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितना जो भी आपकी लैब होती है इनमें यूवी लाइट, डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे उसके बारे में। यूवी लाइट जो होती है वो लैब्स में यूज होती है माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सर एक्चुअली ये जो आज की जो परिस्थितियां है ना सर, यानी यूवी लाइट का भी असर बहुत मैंने कम होते जा रहा है। और स्पेसिफिकली हम लोग कहते थे कि सुबह की जो धूप होती है, यानी मान लो सुबह 6:30 बजे से लेके तो 7:30 बजे की, इस धूप में बैठने के लिए कहा जाता था, और उसी में से हमें प्रॉपर जो सनलाइट मिलती थी, जो रेज मिलते थे, तो उन सभी चीजों का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारे शरीरों पे देखने को मिलता है। लेकिन आज नई नई चीजें, नए शब्द लाके मार्केटिंग करके ये सब चीजें, अभी देखिए एक सिंपल सा और एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे इंडिया में कीवी, जो न्यूजीलैंड में जो फल बनता है कीवी नाम का, उसका इंट्रोडक्शन किया गया, और उसी से बेहतर हमारा अमरूद है, जैसा हम गुआवा कहते हैं। लेकिन गुआवा पीछे रह गया, हम लोग कीवी खाना शुरू कर दिए। हमारे यहाँ का केला सबसे बेहतर है, हमने वो खाना छोड़ दिए। हम जैसा अभी ड्रैगन फ्रूट पे आ गए, हम लोग और नई नई फलों पे आ रहे। पर जिन परिस्थितियों में जो फल आते हैं उन फलों का ही आहार होना चाहिए। और हम अगर, ठीक है मानता हूं मैं कि कीवी का महत्व है, पर अगर अमरूद में वही गुणधर्म है या हमारे चीकू में वही गुणधर्म है, तो हमें इन चीजों को भी मानना चाहिए, वही उसी का सेवन करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन नई नई चीजें आती है और हम लोग उसको अडॉप्ट करना। देखिए एक और भी चीज होती है कि जैसा यूरोप में या अमेरिका में या स्पेसिफिकली साउथ अमेरिका में, पेरू, चिली में अलग अलग तरह के फल उनकी खेती होती है। उन परिस्थितियों में उस फलों का महत्व है। पर हमारे यहाँ प्रकृति ने अगर अमरूद का पेड़ दिया है, हमारे यहाँ चीकू दिया है, हमारे यहाँ और भी अनार है, ये सारे जो फलों का जो है, तो मुझे ऐसा लगता है जिन परिस्थितियों में जो पकता है, जो बनता है, वही चीजों का सेवन। और इसीलिए कहा जाता है कि हर ऋतु में जो अलग अलग फलों का आना होता है। जैसा अभी समर है तो आम का हम लोग सेवन करते हैं, या अगस्त महीना में हमें सीताफल मिलता है, जामुन इतना अच्छा, यानी इतना अच्छा फल है। लेकिन इन चीजों पे हम लोग ध्यान नहीं देते। और जितना भी हम लोग ये मिनरल वाटर की बात कर रहे हैं, अल्कलाइन वाटर की बात कर रहे हैं, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि खाने के साथ में आप फल खाइए, उन फलों में से आपको सारे अन्न द्रव्य, सारा जो भी अल्कलाइन वाटर है, ये सारी चीजें इन फलों में से मिल जाती है। लेकिन आप सोचिए कि हम लोग कितने दिनों के बाद में फल खाते हैं, और हर तरह का फल हम लोग खाते हैं क्या, इन विषयों पे भी हमें ध्यान देना जरूरी है। जैसा हम लोग कहते हैं कि ज्वार की रोटी इंपॉर्टेंट है, बाजरे की रोटी, उसी तरह फलों का भी महत्व है। जैसा नारियल, जैसा हम लोग हर त्योहार में, या जैसा आज भी नारियल फोड़ के हम लोग खाते हैं, तो नारियल का जो पानी है, नारियल का जो खोबरा है, उसमें बहुत अन्य तत्व जैसा मिनरल्स हमें पाए जाते हैं। तो जो हमारे पूर्वजों ने जो चीजें सेट की है, उसे डिस्टर्ब ना करें। नई नई चीजें लाने से पहले, उसके पहले देखिए, 2 साल 4 साल किसी ने यूज किया है कि वो देख के वो अडॉप्ट होना चाहिए। जी हो सर, बहुत अच्छा और बहुत गहन जानकारियां मिल रही हैं। अब मैं पहले पवन सर जी को बुला लूं। पवन सर जी अगर हैं तो हमें दिनेश जी को बुलाइए। दिनेश जी। शायद दिनेश सर आप आ जाओ।
जी, आदरणीय, बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है और चर्चा ये भी जो लास्ट जिस पे काफ़ी फ़ोकस अभी हुआ कि जो एल्कलाइन वाटर है, तो हाँ, योगाहार में भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने एल्कलाइन वाटर के महत्व पर बात रखी और वही कहा गया कि जो इसमें जो नॉर्मल पानी से ज़्यादा इसका पीएच होता है और सामान्य तौर पर जो सादा पानी है उसका पीएच लेवल 7 होता है और किसी-किसी पानी में 8-9 तक चले जाता है। लेकिन इसका जो एल्कलाइन का की बात की गई थी कि इसका पीएच लेवल तो ज़्यादा होता है और ये लेकिन कुल मिलाकर ये बात मुझे भी बाद में समझ में ये आती है कि मार्केटिंग का पीएच लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि मैं अभी 2 महीने पहले इधर हरियाणा में विज़िट कर रहा था और कुछ जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं उधर था, तो उनमें से 2 जगह मुझे ये बात देखने को मिली। एक जगह तो जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे इंस्टीट्यूट के, तो वो अल्कलाइन वाटर उनकी बोतल्स रखी हुई थी और उन्होंने वो बोतल सबको दी पीने के लिए। उनका कहना था कि वो यही पानी यूज़ करते हैं दिन भर। तब तक कि इधर कोई साउथ से एक एक्सपर्ट थे मैनेजमेंट के, वो आए तो उनका कहना था कि मैंने एल्कलाइन वाटर जो कि बोतल पैकेज्ड वाटर है, वो पीना बंद कर दिया है। तो फिर मैं भी आश्चर्य में था, अन्य लोग भी, क्योंकि हमने तो ये सुना था कि एल्कलाइन वाटर हमारे शरीर के लिए बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने भी यही बात कही कि उन्होंने लगभग 2-3 साल से जो एल्कलाइन वाटर या जो इस तरह से प्यूरिफाइड वाटर है, उसको पिया, जो खासकर एल्कलाइन पे वो जोर दे रहे थे और उनका कहना था कि वो आज जो जो दूसरी बोतल है यानी बिसलरी जैसी बोतल या कहें कि जो सामान्य पानी है, जो अच्छा पानी है, उसको पी नहीं सकते और उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट यानी पीने में तो नहीं, लेकिन जब वो दूसरा पानी पीते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया कि वो उस एल्कलाइन बोतल के अलावा कुछ पचा नहीं पाता है। एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये है कि जैसे कहा भी गया है, आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो पानी जितना नेचुरल होगा उसमें एल्कलाइंस जो है उतना अच्छे होंगे। क्योंकि मैं लगभग 1 साल हो गया मैं त्रियुगी नारायण गया था रुद्रप्रयाग में। मेरे गाँव से कुछ दूर पे एक जगह है जहाँ पे कि आप वो वहाँ पे एक भगवान विष्णु का मंदिर है। कहते हैं शिव-पार्वती का विवाह स्थल भी वहाँ पे है। तो वहाँ का पानी वहाँ पे गैलन्स में बहुत सारे बड़े-बड़े अ, बर्तनों में पानी लोग ले जा रहे थे, प्लास्टिक की बोतलों में बंद करके और दिल्ली और दूसरी जगह ले जा रहे थे। तो कह रहे थे कि ये पानी बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर जो जितना नेचुरल पानी है, तब बात ये समझ में आती है कि नेचुरल रिसोर्स से निकला हुआ पानी जो है उतना ही अच्छा ही है और जो मार्केटिंग के जो फंडे हैं, बहुत बार ये भी कि विश्वास करना कठिन हो जाता है। लोग कहते हैं कि यही अमृत है, यही लेकिन यह जो पानी सहूलियत से और निःशुल्क रूप से पानी और हवा हमें मिलती है, वो इतनी कठिन हो जाएगी, महँगी हो जाएगी कि लोग उसे पीना उसे जो दवाइयाँ हैं, उसकी तरह हो जाएँगी, ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि जो लोग लगातार इस तरह के पैकेज्ड और अच्छे पानी तथाकथित अच्छे पानी के आदी हो गए हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत गड़बड़ा गया है। वो सामान्य तरह से हमारी तरह से जीवन नहीं जी सकते। मेरी समझ में ये बात आया। हालाँकि मेरी बात पता नहीं कितनी प्रैक्टिकली कितनी सही होगी, लेकिन जो मैंने देखा और जो सुना, वो आपके सामने। जी, धन्यवाद। प्रणाम। जी, बहुत अच्छा दिनेश सर। और अब मैं डॉक्टर राउत जी को बुलाता हूँ, समय कम है। जी धन्यवाद। सर बीएस यादव जी का भी कुछ हैंड रेज था। यादव जी को ले ले पहले। यादव जी को ले ले। जी यादव जी आप हैं? वीएस यादव सर। जी ओम सर, और मैं दिल्ली शहर की बात करना चाह रहा हूँ सर। यहाँ पर यमुना का पानी जो है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली या जल बोर्ड सप्लाई करता है और
करोड़ों लीटर वो पानी साफ होता है। उसके बाद ये जब सप्लाई होता है तो अलग अलग जोन में जाता है। तो जहाँ मेन टैंक से लेके और पब्लिक के घरों तक जो पानी आ रहा है वो पाइपलाइन सीवर से भी क्रॉस करती हैं और फिर हमारे टैंकों में आता है। अब टैंक से आने के बाद आरओ में आता है और ये एक मजबूरी है। क्या इसके अंदर कुछ टैंक से लेके और नीचे घर तक कुछ सॉल्यूशन है? ये चौहान सर थोड़ा सा इस पे बताएं। एक्चुअली कैसा होता है ना कि देखिए, मेरा ये मानना है, जैसा मैं मेरा बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जैसा हमारे इंडस्ट्री में ऊपर 10,000 लीटर का टंकी होता था, उसमें अगर पाइपलाइन मान लो एमएस का होवे, यानी जैसा लोखंड की पाइपलाइन होवे, प्लास्टिक की पाइपलाइन होवे, तो ये पाइपलाइन का भी एक असर सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी पे दिखाई दिया था। और किस माध्यम से पानी अपने घरों तक आता है, जैसे आपने कहा पाइपलाइन है, फिर वो टंकी है और उसके बाद में फिल्ट्रेशन है। तो इन सभी चीजों में जब वो धूप की वजह से तपता है तो उस तपने के वजह से सूक्ष्म जीवों का वहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है। कौन सा मटेरियल यूज किया गया उस पे भी, और मुझे ऐसा लगता है इन सब विषयों पे हम लोग एक स्पेशल चर्चा भी ले सकते हैं। पर मेरा यही मानना है कि जितना आप उसको प्राकृतिक रखने का कोशिश करो, यानी सिंपल सा जो मैं जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम घर में मटका रख के मटके का पानी पीवे। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि फ्रिज का पानी भी हम लोग अगर बंद कर देवे तो हमें बहुत बड़ा, यानी 2 साल के बाद ही आपके परिवार में जो बीमारियों के जो विषय है, फ्रिज का पानी सिर्फ पीना बंद कीजिए, मटके का पानी पीना शुरू कीजिए। और जैसा मैंने कहा है कि जब वो मटके में पानी होता है तो मटका जो मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी के जो तत्व होते हैं, जैसा मटके को ढकने के बाद में जो अंदर पानी होता है, मिट्टी के साथ में जो पानी होता है, मिट्टी के तत्व उसमें घुलते हैं। और उसका अगर आप जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल अगर चेक करोगे मटके के पानी का, फ्रिज के पानी का, तो आपको बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। और उसी वजह से मटके का ही पानी सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करते समय हमें सच में 2 साल 4 साल करने दीजिए, जिसको करना है उसे करने दीजिए। 4 साल के बाद में हमें उसका असर दिखाई पड़ेगा। जी वो सर, मैं इसी वजह से मैंने दिल्ली शहर छोड़ दिया। और अगर मैं अभी अपने ट्यूबवेल की बात करूं तो मेरे ट्यूबवेल का जो पानी है वो 250 TDS है सर। लेकिन जब मैं बेड बना के और ड्रिप से पानी देता हूं तो मुझे हल्का हल्का कंटिन्यूस पानी देने से उसमें वाइटनेस आती है, जो कि स्प्रिंकलर से या खुला पानी देने से वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। तो वो क्या रीजन हो सकता है सर? नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि पानी जब स्प्रिंकलिंग किया जाता है ना, तो ऑक्सीजन लेवल जैसा हमारे यहाँ पे ना बायोगैस की स्लरी उछाल के जैसा उसमें ऑक्सीजन मिक्स करवाया जाता है थ्रू मशीन्स। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे एक रोल मेन प्ले किया जाता है, जैसा स्प्रिंकलर में ऑक्सीजन लेवल। यानी आप एक और आपको बताता हूँ मैं कि मान लो बहुत गर्मी है और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, यानी बाई कार ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि बाहर तो गर्मी है, लेकिन आप जब ट्रैवल करते हैं तो हाथ अगर बाहर निकालोगे तो आपके हाथ को एक ठंडक लगती है। तो जी सर। ये जो ठंडक जो लगती है ना, ये बेसिकली आप जितना पानी को उछालोगे, जैसा स्प्रिंकलर में क्या होता है कि ऑक्सीजन की वजह से और नाइट्रोजन की वजह से ये सारी चीजें अलग अलग असर दिखाती है। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि इन सभी विषयों के भी कुछ तज्ञ होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, हमें उनके भी ओपिनियन लेना जरूरी है। और जो लोग सच में इन विषयों में काम कर रहे हैं, यानी फिल्ट्रेशन सिस्टम्स में, तो उन लोगों का कुछ ना कुछ लेक्चर्स कहीं ना कहीं लोग मिलते हैं, तो उनके भी लेक्चर्स रखिए, तो हम जैसे लोगों के भी कुछ चीजें क्लैरिफाई होती जाएगी। सर, इसमें जो वाइटनेस आती है ये नमक की मात्रा जैसी लगती है, लेकिन मैंने अपने पानी के भी टेस्ट करवा लिए हैं और सॉइल के भी।
NHB अप्रूव्ड के लिए मैंने जो फाइल रेडी की थी वो सारी पास हो गई है, लेकिन प्रैक्टिकल जो मैं खेत में देखता हूँ तो वो सफेद सफेद हल्का हल्का दिखाई देता है। क्या वो नमक की मात्रा है सर? ये सॉल्ट ही है सब। टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स जो होते हैं वो सॉल्ट ही है, उसी के वजह से वो सफेद पना आता है। और इसमें बेसिकली कैल्शियम मैग्नीशियम ये दोनों चीजें हैं, उनके वजह से ये सब चीजें होती रहती है। पर उनके साथ में जो अन्य जो सॉल्ट्स है उसका भी असर ये सफेद पना दिखाने में। और जैसा हम लोग देखिए कि हमारे घर के जो टैप वाटर के टैप है ये सब, वहां पे भी सफेद पना हमें दिखता है बहुत ज्यादा अगर खारा पानी हुए तो। नहीं, खारा पानी तो बिल्कुल नहीं है सर, टैप में नहीं, ऐसा आपका कुछ तो नहीं है। 250, नहीं आपका 250 TDS है, लेकिन आपकी मिट्टी में जो जो सॉल्ट लेवल है उस सॉल्ट लेवल कहाँ ना कहाँ असर दिखा रहा होगा। जी करेक्ट, ये क्योंकि पानी की नहीं है। 250 TDS यानी एक्चुअल वो, आप पानी अगर पीना भी शुरू करो तो बहुत अच्छा है थोड़ा, लेकिन जैसा 50-50% करके भी पीवे तो भी वो पानी अच्छा है। नॉर्मली 150 से 200 के बीच में TDS अगर रहे तो दैट इज एक्सेलेंट वाटर, लेकिन वो प्रकृति से आकर अगर 250 TDS है या 200 TDS है तो, लेकिन अगर आप उसको एडजस्ट करोगे तो नहीं है। नॉर्मली नहीं, 150 TDS का पानी होना बहुत अच्छा होता है, 150 से 200। एडजस्टेड नहीं है सर, ये नेचुरल है और फसल बहुत अच्छी होती है, पीने में भी टेस्टी है। मेरी आज जितनी उम्र है हम तभी से पी आ रहे हैं, पूरा परिवार पीता है। लेकिन यस, बस वो थोड़ा सा इशू आता है कि वो वाइटनेस क्यों आ रही है, वो मिट्टी की वजह से हो सकती है। ये मिट्टी की वजह से। उसका सर कुछ ट्रीटमेंट शॉर्ट में अगर हो तो, या कभी प्रिडिक्ट करें? नॉर्मली गाय का गोबर खाद जो है उसका प्रोसेस करके सारी चीजें दीजिए आप, जो स्लरी हम लोग कहते हैं काउडंग स्लरी, जी उससे सर, वो सारी चीजें ठीक हो जाएगी अगले 2-3 साल में। थैंक यू सर। ये बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण। किसी दिन सर इसी पे लग रहा है कि TDS पे ही क्लास रखनी पड़ेगी और पानी के ऊपर ही। अब मैं राउत साहब का कुछ रह गया था, अगर डॉक्टर राउत साहब के दादू को बुलाता हूँ। एक्चुअली मैं एक चीज अगले सप्ताह पीएच इस विषय पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि हम लोग जो रोजमर्रा जो चीजें लेते हैं, जो उपयोग में लाते हैं, उनके पीएच कैसे है उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जी 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 सर, बहुत अच्छा। मिथिलेश दीदी का भी हैंड रेस है, अगर वो हमें तो। जी ओम, शरद भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज पानी पे चर्चा चल रही है जो कि हमारे जीवन का सबसे आवश्यक तत्व है। तो मैं जो अपने घर में यूज कर रही हूँ वो मैं मटके का ही यूज कर रही हूँ 2 सालों से। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगी कि जो मटके में मैं पानी ले रही हूँ वो अभी तो मैं आरओ से ले रही हूँ, तो हमें आरओ का पानी लेना चाहिए उसमें या फिर हमें जो डायरेक्ट हमारी सप्लाई है वो पानी लेना चाहिए? नॉर्मली अगर टीडीएस आपका 150-200, जैसा अभी BS यादव जी ने कहा कि 250 तक टीडीएस है, थोड़ा मेरा ये मानना है 150 से 200 का जो टीडीएस होता है, या आप 50% आरओ और 50% ऐसा 250 टीडीएस वाला पानी लेके भी अगर आप करो तो वो और भी बेहतर होगा। पर आरओ वाटर का जो असर 25 सालों से दिख रहा है कि जो बोन डेंसिटी में कहीं ना कहीं दिक्कतें कर रहा है, तो ये सब विषय है। लेकिन अब इलाज भी नहीं है, क्योंकि अब BS यादव जी का जो पानी है वो 250 TDS तक गया है। पहले वह भी पानी 150 से 200 के बीच में ही होगा। तो आप 50-50% करके अगर पीवे, पर मटका यूज कर रहे हो वही बेहतर है, क्योंकि वही चीजें, अब जैसा मैंने इससे पहले भी एक बार एग्जांपल दिया था, हम लोग गोमाता के गोबर का जो कंडा होता है, तो उस गोबर का कंडा हम लोग ड्रीपर के नीचे रखना शुरू किए हैं। उसका रीजन ये है कि जब गोबर का कंडे में से पानी पास होता है तो वह जो क्षार होते हैं उसे सोख लेता है और फिल्टर किया हुआ पानी मिट्टी में जाता है। तो उसी तरह ये जो मिट्टी का मटका है, तो यह उस सॉल्ट को अपने पास खींच के रखता है और पीने वाला पानी हमें देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ऑक्सीजन का लेवल है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जो मटके के पानी में होता है वो किसी भी पानी में नहीं मिल पाता है। मटके का पानी पीजिए, आपको मेरे हिसाब से कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। जी डॉक्टर साहब, मैं एक अच्छी बात और बताना चाहूंगी कि
जैसे मैंने 2 साल से पानी पीना शुरू किया है और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि हम प्रकृति से ज्यादा जुड़ें और योग भी करते हैं। पहले मुझे ना गॉल ब्लैडर में पथरी थी, वो 8 mm की थी और अभी वो पिछले साल मेरी अगस्त में जो रिपोर्ट आई तो वो 4 mm की आई। और ऐसे ही उसमें यूट्रस में सिस्ट था, उसका भी साइज कम हो रहा है धीरे धीरे। तो ये जान करके कि ये अपने आप ही स्वतः ही उनका साइज छोटा हो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का और जिज्ञासा वाला विषय है। जी ओम। किस कारण हुआ ये फायदा, किस कारण हुआ? ये मैंने बता दिया कि देखो मैं मटके का भी पानी यूज कर रही हूँ और मिलेट्स का भी यूज करना शुरू कर दिया है हमने। रोटी हमारे घर में जो बनती है वो गेहूं की कम बनती है, कभी कभी बनती हैं मौसम के अनुसार। जैसे सर्दी आ जाती है तो बाजरा की रोटी बनाती हूँ मैं, और गर्मी आ जाती है तो ज्वार का और चने का इस्तेमाल करने लगते हैं। और यही थोड़ा योगाहार से भी जैसे जुड़े हैं तो हम सारी चर्चा सुनते रहते हैं और उसको प्रैक्टिकल में लाने का मैं करती हूँ कि उस मटके वाले पानी में मैं जायफल और तुलसी पत्ते भी डालती हूँ। तो ये सब करती हूँ मैं व्यवहार में। तो ये हो रहा है अब, ये तो प्रकृति जाने की वो क्या क्या कारण हो रहे हैं और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। नहीं, आपने जो जो चीजें कही है, और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि मिलेट्स यह मिनरल्स का सबसे बड़ा भंडार है। और जितना मिलेट्स हम लोग कंज्यूम करेंगे, स्पेसिफिकली रागी होवे, ज्वार होवे, बाजरा होवे, ये सारी चीजें एक्चुअल मिनरल का ही भंडार है। और उसके साथ में अगर मटके का पानी और जो प्रकृति, यानी सिर्फ हमें हमारे पूर्वजों ने क्या किया है बस उसको अडॉप्ट करना है। आने वाली नई नई मार्केटिंग की वर्ड्स को थोड़ा सा दूर रखिए, तो सारी चीजें। और जैसा अभी दीदी ने जो बातें बताई है कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी छोटी छोटी चीजों से सॉल्व हो सकती है। जी ओम। बहुत अच्छा सर और बहुत बढ़िया। मीना जी का हैंड रेस है, लास्ट हैंड रेस लेते हैं। मीना जी आप बताएं और फिर समापन। जी ओम, सदन को प्रणाम। बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है पानी के ऊपर। ये बरसात के पानी का जो बताए हैं आप लोग, तो बरसात का पानी मैं भी एकत्रित करता हूँ। तो बरसात के पानी में सिर्फ अपना मघा नक्षत्र का जो पानी है वही उपयोगी होता है, दूसरे नक्षत्र का नहीं होता है। जैसे अपनी फसल में असले का नक्षत्र पहले आता है, उसके बाद मघा नक्षत्र आता है। तो फसल पर अपन कहते हैं खेत में असलेखा का पानी यदि बरस जाए, असलेखा नक्षत्र, तो हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है और इल्लियों का, कीटाणुओं का प्रकोप भी फसल पर अधिक पड़ता है। और यदि उसके बाद मघा नक्षत्र यदि बरस जाता है तो हमारी फसल के रोग सभी दूर हो जाते हैं मघा नक्षत्र का। तो मघा नक्षत्र का ही पानी एकत्रित किया जाता है बरसात में। मैं भी एकत्रित करता हूँ मघा नक्षत्र का पानी। तो वो पानी के लिए, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक पानी होता है मघा नक्षत्र का। उसका मैं भी प्रयोग करता हूँ। वो डाइजेशन के लिए बहुत ही उपयोगी पानी है वो मैं भी लेता हूँ। उसके बाद दूसरा पानी, बरसात का पानी नहीं लेना चाहिए अपने लिए। एक सिर्फ मघा नक्षत्र का पानी है जो हम उपयोग कर सकते हैं, वो मैं भी करता हूँ उसको। जी धन्यवाद। जी बहुत अच्छा। और आज की चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण रही और आज सदन की जो कार्रवाई है यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि समय पूरा हो गया है। 10 मिनट ज्यादा भी ले लिए हैं। अब फिर नए जोश के साथ अगले सेशन में संतोष सर जी से फिर सुनेंगे अपन। और आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। और आज हमारे यहाँ दादू भी उनको लेके गए हुए हैं, तो आज अशोक भैया के यहाँ प्रयोगशाला का जो नया उन्होंने प्रयोगशाला खोलने जा रहे हैं तो उसका सेटअप होगा, उसकी जानकारी भी आपको अगले सेशन में मिलेगी। और आज इसी के साथ सभी को प्रणाम। ओम। फिर कल नए जोश के साथ। जी।